गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा मेन जो मिशन है वो यही है कि एटलीस्ट वन मिनिमम वन क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट फ्रॉम योर बुक विच इज ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। सिंपल हमें टर्म्स लिखने हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा सा बेसिक और डिस्कशन करते हैं कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स के बारे में, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, डिस्कशन ऑन फ्यू टर्म्स कि भाई वो कहाँ आएंगे सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमें उनका मीनिंग समझ नहीं आता, तो समझते हैं वो भी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर वन, अभी अभी एक बच्चे ने कहा सर डॉक चार्जेस। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं और वो भी शिप के थ्रू, उस समय आप जो अमाउंट पे करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री को, राइट, शिप को पे करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री मतलब क्योंकि क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब देखिए आपके दुकान तक सीधा अगर आप लोकल सिटी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो लोडिंग टैक्सी का भाड़ा तो लगेगा, उसको हम कैरेज कह देते हैं, समटाइम्स कार्टेज कह देते हैं, राइट बच्चों। अगर आप रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप रेलवे फ्रेट वर्ड बोल देते हैं या फ्रेट। और अगर शिपिंग वाला कुछ रास्ता यूज कर रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं आपके पास, तो उस समय आप डॉक चार्जेस पे करते हैं। और कहाँ आएगा 100%? सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, राइट। कुछ टर्म्स मैं भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ इन दिस चैप्टर we may see few terms। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं जो मेरा कल मनीष के साथ डिस्कशन हुआ था, सुनना आप सब ध्यान से। आपको हो सकता है इस चैप्टर में 4 वर्ड्स दिख जाए। सबसे मेन इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सर कैसे दिख सकते हैं इस चैप्टर में, क्या कंसेप्ट है इसका? देखिए, ईयर के एंड में अगर कुछ एडजस्टमेंट पेंडिंग है जीएसटी का, अगर कुछ एडजस्टमेंट पेंडिंग है रिलेटेड टू जीएसटी, तो ये नहीं है कि वो पैसा डूब जाएगा। हो सकता है आपने गुड्स परचेज ज्यादा किया और सेल कम हुआ, तो आपके पास बैलेंस किसका आ गया बच्चों? सर इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट टैक्स का। तो वो एज एन असेट पड़ा रहेगा आपकी बुक्स में, एज एन असेट। इज इट ओके स्टूडेंट्स? और अगर आपने कलेक्ट ज्यादा कर लिया, ठीक है, और गवर्नमेंट को पे नहीं किया अभी तक, आपने गुड्स सोल्ड किया, आपने पे किया था जब गुड्स परचेज किया था, सपोज आपने गुड्स परचेज करते समय जीएसटी पे किया था, ओवरऑल बता रहा हूं मैं, ओवरऑल पूरे ईयर का 2 लाख रुपीस सपोज के साथ, ठीक है, ओवरऑल सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलाकर, और आपने कलेक्ट कितना किया बच्चों में भी 2,50,000। तो गवर्नमेंट ने तो कहा कोई बात नहीं, 2 लाख से 2 लाख कवर अप कर लो इनपुट सीजीएसटी से, सॉरी आउटपुट जो टैक्स कलेक्ट किया उससे इनपुट टैक्स को क्या कर लीजिए, सेट ऑफ कर लीजिए। और रिमेनिंग जो 50,000 है वो हमें किसको देना पड़ेगा? सर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसके पास वो पैसा हम नहीं रख सकते, ये हमें किसको देना पड़ेगा? टू दी गवर्नमेंट। लेकिन मान लीजिए ईयर एंड हो गया और अभी तक पे नहीं किया, सर ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। इसे हम अपनी बुक्स में कहां लिखेंगे बच्चों? लायबिलिटीज में लिखेंगे। इज इट ओके? इनपुट टैक्स अगर बच गया ईयर के एंड में, बैलेंस दे रखा है, तो वो आपकी एसेट है और आउटपुट टैक्स आपकी लायबिलिटी है। ये दो टर्म्स हमने सबसे मेन क्लियर किए। कुछ और टर्म्स अगर देखें, आपको एक वर्ड दिख सकता है कभी कभार, अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या वर्ड दिख सकता है बच्चों? अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे आपने पहले बिल्स रिसीवेबल देखा था, ठीक है, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को मैं कंबाइंड क्या नाम दे सकता हूं बच्चों? अकाउंट रिसीवेबल। और ये बिजनेस की क्या होती है? असेट होती है डेफिनेटली, कि हमें कहां कहां से पैसे रिसीव होने वाले हैं। ईयर एंड हुआ तो क्या हुआ? 25 मार्च को क्या हम उधार नहीं बेचेंगे? क्या कस्टमर को बोलेंगे ना भैया ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है? कस्टमर कहेगा बाय बाय, आपके बाजू में दूसरी दुकान है ना, मैं वहां से परचेज कर लूंगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये अकाउंट्स क्लोज एंड ऑल, ये सब गवर्नमेंट के लिए है। हमारा बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है, ठीक है, अकाउंट्स बनाना एट द एंड ऑफ ईयर, ओवरऑल अकाउंट्स मेंटेन करना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बट ये थोड़ी ना कि 25 मार्च को या 31 मार्च को आप उधार नहीं बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। और उसका पैसा कब रिसीव होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है। इनको हम शॉर्ट में एक साथ क्या नाम दे देते हैं कई बार बच्चों? अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, कंफ्यूज मत होना। और अगर ऐसा दिख जाए अकाउंट्स पेबल, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। इज इट ओके? अकाउंट्स पेबल क्या बन जाएगा हमारे लिए? लायबिलिटी की हमें किन किन लोगों को पैसा देना है। इज इट ओके बच्चों? और कुछ छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए, सर लायबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा था, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, पे करना था अभी तक नहीं किया, अब पे कर देंगे। एक स्पेशल टर्म जो आप लास्ट क्लास में कंफ्यूज हो गए थे, बुक डेट्स। बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, ऑफिशियल नाम डेटर्स, लेकिन शॉर्ट में हम उससे कई बार बुक डेट्स कह देते हैं। और ये भी हमारी क्या है सर? ये हमारी असेट है 100%। राइट बच्चों? नेक्स्ट कुछ टर्म इसमें भी कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको लाइटिंग दिख जाए, 100% लाइटिंग कौन सा एक्सपेंस माना जाता है? ऑफिस एक्सपेंस माना जाता है सर। और कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में आता है सर। लेकिन इन केस बट, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं? बट अगर आपको गलती से फैक्ट्री लाइटिंग दिख जाए, क्या दिख जाए? फैक्ट्री लाइटिंग, देन इसे कहां लिखा जाएगा सर? इन दैट सिचुएशन ये ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। राइट बच्चों? कुछ एक शॉर्टकट्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर डिस्काउंट दिख जाए, सुनना जरा ध्यान से, डिस्काउंट दिख जाए, सैलरी दिख जाए, रेंट दिख जाए, रेंट, इंटरेस्ट दिख जाए, कमीशन दिख जाए, इनके आगे कुछ नहीं लिखा, ना डीआर ना सीआर। सपोज, आप जरा सुनना ध्यान से, सपोज there is no information, suppose there is no information that the above have been paid or received. Yes beta, the above have been paid oblique received. तो क्या मानना होगा हमें? क्या मानना होगा सर? पे ही किया होगा। चला के रिसीव मत मान लेना। आप समझ रहे हैं? इट हैज टू बी एज्यूम, ऐसा एज्यूम किया जाता है 100% कि ये सब चीजें पे की होंगी, यानी कि इसे क्या मानेंगे? अपना एक्सपेंस मानेंगे। और एक्सपेंस मानेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग के डीआर में आएगा या पीएनएल के डीआर में आएगा। सो इजी बेटा, सो इजी, बस प्रैक्टिस करनी और कुछ भी नहीं। कुछ टर्म्स मैंने वैसे भी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि सपोज हाउस होल्ड एक्सपेंस दिख जाए, ठीक है, गिफ्ट टू फ्रेंड दिख जाए गलती से कि हमने फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, ठीक है, या फिर मे बी आपको दिख जाए क्या चीज? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये सब क्या है सर? ये सारी चीजें ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स का क्या करते हैं इस चैप्टर में सर? कैपिटल में से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। राइट बच्चों? इज इट ओके? और कहाँ ऐसा टर्म है जहां आपको टेंशन है? बताइए बिंदास। यस सुशांत, बोलो बिंदास। एनीबडी? सर हाउस होल्ड एक्सपेंस डीआर में नहीं आएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अकाउंट्स हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? बिजनेस के अकॉर्डिंग। और बिजनेस का कोई हाउस नहीं होता, बिजनेस इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग ही इंसान है सर ये तो बैलेंस शीट में आएगा ना सर? कैपिटल में माइनस कैपिटल करेंगे। में से लेस होगा, बिल्कुल मैंने यही लिखा, आप सबके सामने दिख रहा है बेटा। और टर्म्स बताइए, कहाँ टेंशन होता है आपको? कहीं कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए कितना इजी है। मेन थीम क्या है सर? मेन थीम एक ही है, क्या करना है इस चैप्टर में? आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? प्रॉफिट पता लगाना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं सर। वेरी सिंपल, फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। कुछ टर्म्स ट्रेडिंग के डीआर में आते हैं, कुछ टर्म्स पीएनएल के डीआर में आते हैं। ट्रेडिंग के डीआर से हमें पता चलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएनएल के अंदर हमें पता चलता है टू नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड की बात करें, क्रेडिट साइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड की बात करें, ट्रेडिंग के सीआर में केवल दो ही चीजें आती है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न
एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग कोई भी प्रॉफिट होगा, एनी प्रॉफिट, वो कहां आएगा? पी एंड एल के क्रेडिट में। सो इजी। बस प्रॉब्लम केवल ट्रेडिंग के डीआर और पीएनएल के डीआर में आती है बच्चों को। क्यों आती है? ट्रेडिंग के डीआर में क्या आते हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट जरा करें तैयार, वापस से करें, 8-10 एक्सपेंसेस बताएं हम मिलकर। देखिए सर, सबसे पहला हमें वेजेस दिखता है, फिर सर कई बार वेजेस एंड सैलरी भी दिख जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना सर, हमें सबसे पहले वेजेस पे फोकस करना है। देन सर कैरेज दिख जाता है, कैरेज के 3 नाम है, या तो कैरेज, या कैरेज इनवर्ड, या कैरेज ऑन परचेज। सर तीनों भाई है सर, ये तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी दिख जाए एक ही बात है। कैरेज दिख जाए, कैरेज इनवर्ड दिख जाए, कैरेज ऑन परचेज दिख जाए। कितने डायरेक्ट एक्सपेंस बताए बच्चों मैंने? अभी तक 2 बताए हैं। थर्ड, कोल, गैस एंड वाटर। ठीक है सर, फैक्ट्री का ही काम है सर, फैक्ट्री में ये चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट सर, डॉक चार्जेस कई बार आ जाता है, अभी अभी आज हमने डिस्कसिंग यहीं से स्टार्ट किया था, डॉक चार्जेस। या फिर सर फ्रेट दिख जाता है, फ्रेट, और फ्रेट दिखे, या फ्रेट इनवर्ड दिखे, या फ्रेट ऑन परचेज दिखे, बात एक ही है, मतलब गुड्स खरीदा, फैक्ट्री में आ रहा है और उसके ऊपर भाड़ा लग रहा है। बेटा लग सकता है ना भाड़ा, कोई बिग डील थोड़ी ना है। या फिर सर कैरेज लगा, कैरेज तो हो चुका है, कई बार कार्टेज भी दिख जाता है, एक ही बात है, एक ही बात है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्या दिख सकता है सर? कभी कभार एक अलग सा वर्ड आ सकता है, रॉयल्टी, कि हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम पतंजलि का नाम यूज कर रहे हैं, या किसी की कोई स्पेशल माइंस है वहां से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। मे भी आपको कभी गलती से दिख जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, बहुत कम चांसेस है बट दिख सकता है, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। या फिर मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ आ जाए, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। और क्या बचा? और क्या बचा सर? एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एनी फैक्ट्री एक्सपेंस। ठीक है, अब किसी भी एक्सपेंस के आगे नाम लिखा आ गया, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, गलती से किसी भी नाम के आगे, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, राइट। कभी कभार आपको ऐसा भी दिख जाता है, हमने देखा था एक क्वेश्चन में, आई एम सॉरी, हमने ऐसा भी देखा था एक क्वेश्चन में, लिखा था प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। क्या लिखा था बच्चों? प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 100% डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, इज इट ओके? चले आगे। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, रिमेनिंग ऑल एक्सपेंसेस, रिमेनिंग all expenses will be considered as, remaining all expenses will be considered as indirect expenses। कहां टेंशन है, लेकिन क्या होता है, प्यार मोहब्बत करना पड़ता है। सर सर पगला गए हो क्या आप? क्या बोल रहे हो? यस, सब्जेक्ट से प्यार मोहब्बत करना पड़ता है बेटा, और कर लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा, सच में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, आपको ये फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है ना, एक कोटेशन लिखता हूं इसके बाद, आप जरा चेक करना। ठीक है, एक कोटेशन देखिए, और मैं चाहूंगा लिखने के बाद हिमाक्षी इसको रीड आउट करना प्लीज। ठीक है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे कोटेशन। देखना बेटा क्या लिख रहा हूं, पहले आप चेक करना। सॉरी, यस बच्चों, यस हिमाक्षी क्या लिखा है, प्लीज कैन यू रीड इट आउट बेटा? यस You हिमाक्षी। succeed only when you do something you love. ये एक इंस्पिरेशनल कोटेशन है बेटा। क्या होता है, हम सब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि काम पे तो जाते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मैं, आप भी फ्यूचर में जाने वाले हैं, यंग टीनेजर्स हैं, टैलेंटेड है, इंडिया के यंगस्टर्स हैं आप। लेकिन क्या होता है कई बार हम खुशी नहीं रहता, हैप्पीनेस नहीं रहता, एक मजबूरी रहता है, और उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तभी तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यू सक्सीड ओनली व्हेन यू डू समथिंग यू लव, एंड आई जस्ट लव टीचिंग। देखो आपको कभी भी लगेगा नहीं कि मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूं,
भले मैं बीमार हूं, भले मैं सही हूं, मुझे दिन रात यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। सिंपल। न्यूज़पेपर क्या होता है, मैं बस दूर से देख लेता हूँ, सिंपल सी बात है। मुझे यही अच्छा लगता है सब कुछ, सिंपल। तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती, मुझे कहीं फियर फैक्टर नहीं रहता कि मेरी जॉब चली जाएगी या कुछ ये हो जाएगा। नथिंग नथिंग नथिंग। यही चीज आपके साथ अगर हो जाए, कितना मजा आएगा, आप जरा सोचिए। राइट बच्चों? तो इतना अच्छा हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन भी पिक करें ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो बेटा आप सभी के साथ, ठीक है। ये स्टार्टिंग हुआ था किसके साथ? विशाल के डाउट के साथ, और वो डाउट क्या था? डॉक चार्जेस। ठीक है बच्चों, आज का टास्क क्या है? आप पहले तो ये सुन लीजिए। ऑल remaining all remaining examples and questions of financial statement without adjustment। और है ही नहीं, और है ही नहीं बेटा, क्योंकि लॉन्ग, वो भी लॉन्ग की बात कर रहा हूं, गिनती के हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पहला पार्ट, ये पहला पड़ाव है, ये पहला पड़ाव है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। नेक्स्ट चैप्टर में ये सभी चीजें लौट के आएंगी विद एडजस्टमेंट। और अगेन मैं कह रहा हूं, एडजस्टमेंट क्या होते हैं ये मंडे को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और थोड़ा सा उसमें स्पीड भी रहेगा। ठीक है, तो यस बेटा, यस यशवर्धन, चले बेटा आगे, एक क्वेश्चन करें। आइए, बीके गोयल के अगर कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, मैं बुक ओपन कर रहा हूं, प्लीज आप भी बुक ओपन कर लीजिए। राइट बच्चों, ओपन कर लीजिए अपनी, कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं, केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है, 14, 15 एंड 16, और 100% इसमें से हम कर चुके हैं 14 नंबर। ठीक है, 15 आई थिंक मैंने आपको टास्क दिया था या करा दिया, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट 16 नंबर क्वेश्चन मैं अभी के अभी आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, रेडी हैं आप सब? आई एम श्योर कि आपके पास बुक होगी क्वेश्चन नंबर 16, और नहीं है तो भी कोई बिग डील नहीं है इस चैप्टर में, तो एटलीस्ट इस सर डीके या फिर एनसीईआरटी? बेटा एनसीईआरटी से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? अकाउंट्स का, डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट्स कहता है कि अगर आपने रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं की तो आप बर्बाद हो, कुछ नहीं होगा। आप में से कोई बच्चा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पूरी बुक वर्बली पढ़ लीजिए, ठीक है। आप रिटर्न में कुछ मत कीजिए आने वाले 2-3 महीने, और सीधा एनुअल पेपर रिटर्न में देना। आपके 100 में से 60-70% हाईएस्ट आएंगे अगर आपने वर्बली अकाउंट्स पढ़ी। तो रिटर्न में कोशिश करनी है, रिटर्न में जितना ज्यादा आप रिटर्न करेंगे तो प्लीज, है ना, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस मत पुट अप करना सर एनसीईआरटी से करने या डीके। आप कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए जहां से आपका दिल माने, और डाउट्स पूछिए। समझ रहे बेटा? डाउट्स पूछिए। सर मेरे को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 समझ में नहीं आया, फोटो भेजी, डाउट पूछा, चलेगा। सर मुझे डीके गोयल का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया, और क्वेश्चन क्या, अनसॉल्व या सॉल्व, कुछ भी कीजिए ना। आपको क्या लगता है बुक में जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्वेश्चन, वो एग्जांपल नहीं है, उसको हम सॉल्व क्वेश्चंस कहते हैं बच्चों, क्योंकि उनके सॉल्यूशन गिवन है। आप रजिस्टर रखिए बुक पे आंसर की तरफ, एग्जांपल्स के नीचे आंसर मत देखिए, क्वेश्चन की तरह उसको ट्रीट कीजिए, अपने रजिस्टर में आंसर कीजिए और बाद में मैच कीजिए बुक से। अगर आंसर मैच हो रहा है तो वंडरफुल, अगर मैच नहीं हो रहा तो अपनी मिस्टेक चेक कीजिए। मिस्टेक समझ में नहीं आ रही तो टीचर इज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? आई थिंक अच्छा खासा हेल्दी डिस्कशन हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करना है, कितने क्वेश्चन? कम से कम 20 क्वेश्चन तो मिनिमम करने चाहिए। 16 तो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवा दिए, और 17 to 19 के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। 19 तो सीधे सीधे। अब जो बच्चा अराउंड 20, 25, 20, 22 क्वेश्चंस कर लेता है और पीडीएफ भेज देता है, इस चैप्टर का टास्क खत्म। और करना चाहते हो और करो। अरे बेटा आप क्या बात कर रहे हो? हमें तो कुछ आप में से बच्चे मिलते हैं जो क्या कहते हैं पता है, सर कोई दूसरी रिफ्रेशर से भी क्वेश्चन भेज दो, हमें और प्रैक्टिस करनी है। ये होती है एक क्वालिटी स्टूडेंट्स की अकाउंट्स के लिए, समझ रहे? आई वॉज हैविंग मैथ्स, लक्ष्य आपसे भी बात हुई थी ना, हमारे 1 घंटे में 50-50 क्वेश्चन होते थे मैथ्स के, कई बार 50-50 क्वेश्चंस, और वो भी किस चैप्टर के बता दूं? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल। 50-50 क्वेश्चन, वर्बली क्लास चलती थी कई बार, हमेशा नहीं, कई बार जब एकदम जोशीली क्लास हो जाती थी ना, तो हम तो खुश होते थे और रजिस्टर के रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि सर ने एक टास्क दिया है और एक बर्डन बना दिया, हमें क्वेश्चंस करने हैं, पीडीएफ भेजना है। दिस इज
जस्ट फॉर योर बेटरमेंट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिख रही है, मैं बताता हूं. ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, राइट? 31 मार्च 2017. आइए आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक चीजें पुटअप कर देते हैं पहले से ही, जैसे कि बेसिक, और वो क्या है? पर्टिकुलर्स, राइट बच्चों? पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, राइट स्टूडेंट्स? कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से. अब देखिए पहला 40% मार्जिन अराउंड ट्रेडिंग अकाउंट का फिट कर देते हैं, और रिमेनिंग 60% मार्जिन P&L का कर देते हैं. कोई टेंशन नहीं है. अब इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग के टर्म्स थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, तो रिस्क नहीं लेते, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बना देते हैं. कोई टेंशन नहीं है. ये लीजिए, इसके नीचे का फॉर्मेट किसका हो जाएगा? P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में हमें क्या ध्यान रखना आता है? सर अगर हम बेस्ट प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन वाला वर्ड कभी मत भूलना. एज ऑन 31 मार्च 2017, लायबिलिटीज, राइट बच्चों? अमाउंट, असेट्स, अमाउंट. ठीक है. इसके बाद और चीज क्या चीजें कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं? सर हेडिंग, सबसे पहले असेट में करंट असेट. थोड़ा सा क्वेश्चन में आप स्कैन भी कर लेंगे स्पीडली तो चेक कर लेंगे 4 या 5 जनरल असेट, करंट असेट आपको दिखती है. आप 5 to 6 लाइन छोड़ दीजिए. ठीक है. उसके बाद 7 छोड़ दीजिए और बोलिए नॉन करंट असेट. कौन सी असेट? नॉन करंट. ये क्या है? स्टार्टिंग में एक सिमेट्री बना दी, फॉर्मेट बना दिया. इसके बाद एक बच्चे को एक ही काम करना है, दैट इज सर घपागप जो टर्म जहां आए लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, राइट? लायबिलिटीज में भी सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सर करंट लायबिलिटीज. ठीक है बच्चों. देन नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? इसके बाद क्या लिखते हैं 4-5 लाइन छोड़ के? सर अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो लिखते हैं, दिख सकती है. और उसमें जनरली एक ही चीज आपको दिखती है, दैट इज बैंक लोन. क्योंकि बैंक लोन ही एक ऐसा लोन होता है जिसका पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म में करना होता है. अगर होगा तो लिख देंगे. और उसके बाद सर सबसे लास्ट में कैपिटल, और ड्राइंग्स होगी तो लेस कर देंगे, लास्ट में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे. फिनिश. सब चीजें कर दी. अब हमें टर्म्स लिखने. आइए शुरू करते हैं. पहला वर्ड क्या दिख रहा है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए. सर पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक 30,000. ये लीजिए सर, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपीज लिख दिया सर. डन. अगला वर्ड, अरे अगला वर्ड फर्स्ट टाइम क्या वर्ड दिख रहा है आपको? सर क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, अभी तक नहीं दिखा था. तो खास बात सोचिए. एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए. नोट देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक, if we get closing stock inside the trial balance. देखिए अभी अभी हमने 1-2 दिन पहले बात भी की थी. ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी टर्म है दिख जाता है अगर आपको, उसका केवल कितना इफेक्ट होता है बच्चों? ओनली 1 इफेक्ट. और अगर एडजस्टमेंट में हर एक क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है. ट्रायल बैलेंस के नीचे. यहां सर क्वेश्चन के अंदर आ गया, केवल एक इफेक्ट होगा. इट मींस it has been already adjusted from purchases and now it will be shown. ये प्रॉब्लम आने वाली है, अभी हम इस पे और डिस्कशन करेंगे. it will be shown only in balance sheet as an asset. अब बच्चों समझिए, क्वेश्चन के अंदर आपको दिख चुका है क्लोजिंग स्टॉक. अगर ऐसा हो जाए, जो जनरली अभी तक नहीं होता था, इस क्वेश्चन में आप जरा देखेंगे, क्वेश्चन के सेकंड टर्म में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक. आप अगर इसे एक ही जगह लिखेंगे, अब कहां लिखें? सर ट्रेडिंग के सीआर में लिखेंगे तो असेट में नहीं आ पाएगा. आप खुद अपना दिमाग लगाइए. साल के एंड में आपके पास जो स्टॉक बचा है, ये एडजस्टमेंट्स में जब आता है तब तो आप इसके 2 इंपैक्ट करते हैं.
अब ये एडजस्टमेंट में तो आया ही नहीं है, तो इट मींस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये परचेज के साथ हिसाब किताब हो गया इसका। अब आप इसे केवल और केवल कहां दिखा सकते हैं सर? बैलेंस शीट की एसेट में। जब आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब भी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराइए मत, 100% क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कितना रुपीस है चेक करते हैं, 46,200। क्योंकि अगर इसमें और टाइम वेस्ट किया, अभी टाइम स्पेंड किया मीन टू से, तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आइए रिमेनिंग टर्म्स के साथ अगला वर्ड परचेज एंड सेल्स। बच्चों नेक्स्ट वर्ड दे रखा है परचेज एंड सेल्स। आइए, परचेज कहां आता है सर? डीआर में। सेल्स कहां आता है? सीआर में, राइट। इनर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं जल्दी से। परचेज कितना दे रखा है? 2,30,000। परचेज दे रखा है बच्चों 2,30,000 और सेल्स दे रखा है बच्चों 345,800। 345,800। सर अगर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज में से माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न में से माइनस कर देंगे, वेरी इजी। सॉरी, अगला वर्ड रिटर्न ही दे रखा है सर। अगला वर्ड रिटर्न दे रखा है डीआर में भी सीआर में भी। सर ये तो कंफ्यूज कर दिया हमें इन्होंने, तो दिमाग लगाइए। सेल सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर, सेल सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर, और परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर। कभी कंफ्यूजन मत रखना स्टूडेंट्स इसमें। परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न वाली वैल्यू सीआर, और बाहर वैल्यू आया 214,800, और सेल्स का बाहर नेट वैल्यू आया 3,33,300। इंटरेस्टिंग था ना? अच्छा क्वेश्चन था अभी तक के हिसाब से। अगला वर्ड कमीशन ऑन परचेज आ गया 1200। सर 100% ट्रेडिंग के डीआर में आएगा, कमीशन ऑन परचेज है सर। कितना रुपीस? 1,200। अगला वर्ड सर फ्रेट एंड कैरेज। सर हमने बात की थी, अगर कुछ ना लिखा हो तो फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग के डीआर में आता है सर। ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है, तो कैरेज वाला इसी आज की फाइल में आप वापस से रिसर्च कर लेना। 100% ट्रेडिंग के डीआर में आएगा 26,000 रुपीस, राइट बच्चों। चलें जल्दी से आगे। अगला वर्ड दिख रहा है वेजेस एंड सैलरी 10,800। वेजेस एंड सैलरी 10,800। जो टर्म जहां आता है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ स्पीडली। नेक्स्ट वर्ड फायर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820। सर ये तो पीएनएल में आएगा 100%। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820। नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है बच्चों बिजनेस प्रीमाइसेस। सर बिजनेस प्रीमिसेस हमारी फिक्स असेट होती है, वो एरिया जहां पर आपका बिजनेस रन हो रहा है। बिजनेस प्रीमाइसेस 40,000 रुपीज। आइए जल्दी से, बिजनेस प्रीमाइसेस 40,000 रुपीज, राइट स्टूडेंट्स। अगला वर्ड दिख रहा है डेटर्स 26,100। देखिए डेटर्स क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिख दिया 26,100, राइट। ओनली लिमिटेड टाइम बचा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। क्रेडिटर्स दे रखा है 26,700। क्रेडिटर्स 26,700 रुपीज, राइट। लायबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड बताइए सर गुडविल 8,000। सर गुडविल इनटेंजिबल असेट है, कोशिश करनी चाहिए कि नॉन करंट असेट में भी सबसे नीचे नीचे की तरफ रखें, राइट बच्चों। कितना है गुडविल? सर 8,000 रुपीज दे रखा है इंटेंजिबल। किसी ने यहां लिख दिया तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं आपने जब स्टडी किया था, नॉन करंट असेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? टेंजिबल असेट फिर इंटेंजिबल असेट, राइट बच्चों। गुडविल के बाद अगला वर्ड पेटेंट्स। सर अब पेटेंट्स ये लो सर, पेटेंट्स भी लिख देते हैं। इंटेंजिबल असेट 8,400। नेक्स्ट वर्ड बच्चों जल्दी से कोल गैस, कोल गैस एंड पावर 12,100। कोल गैस एंड वाटर पावर, कोल गैस एंड पावर हाउ मच रुपीज? 12,100 रुपीज। नेक्स्ट वर्ड बच्चों जल्दी से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 2,100। सर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा तो करना पड़ेगा सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,100। अगला वर्ड सर पोस्टेज। सर पोस्टेज भी यही आता है, बिजनेस कर रहे हैं तो पोस्टेज, स्टेशनरी, कोरियर ये सब करना पड़ता है सर, राइट। अगला वर्ड है बच्चों ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब सर बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी तो करना पड़ेगा, गुड्स बेचने के लिए अलग अलग लोकेशन जाना,
कस्टमर को, डीलर्स को कन्विंस करना टू सेल द प्रोडक्ट। अगला वर्ड ड्राइंग्स है 7,200 रुपीज। ड्राइंग्स कितना है बच्चों? 7,200। ये लीजिए सर, कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे, 7,200 रुपीज। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, जब कैपिटल आएगा तब लेस कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला वर्ड क्या दिख रहा है सर? डिप्रिसिएशन दिख रहा है 1,000। सर बिजनेस कर रहे हैं तो सर असेट पे डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, भले प्रोडक्शन हो भले प्रोडक्शन ना हो। राइट स्टूडेंट्स? अगला वर्ड जर्नल एक्सपेंस। अब सर बिजनेस कर रहे हैं तो जर्नल एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं। इट्स नॉट इजी कि आराम से बिजनेस चला लिया। देयर आर सो मेनी जर्नल एंड स्मॉल एक्सपेंसेस। राइट बच्चों? अगला वर्ड कैपिटल 89,760 आ गया जी, आ गया, कैपिटल आ गया 89,760। माइनस भी कर लीजिए, इनर कॉलम में लिखिए 82,560। अगला वर्ड बच्चों इन्वेस्टमेंट। अगला वर्ड क्या आ गया बच्चों? इन्वेस्टमेंट। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट कहां आता है, ना करंट में ना नॉन करंट में, इन दोनों के बीच में आता है सर इन्वेस्टमेंट। इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आप क्या दे पाओगे बच्चों? इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस है? 8,000। हाउ मच रुपीस? 8,000। ये लीजिए। अगला वर्ड जल्दी से सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वाओ सर, इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर पैसे लगाए म्यूचुअल फंड एंड ऑल में, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया 800। सर प्रॉफिट है, लेकिन क्रेडिट की एक लाइन खाली छोड़ते हैं, आपको भी पता है क्यों। ग्रॉस प्रॉफिट आता है कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से। राइट? प्रॉफिट कुछ भी हो पीएनएल के सीआर में ही आएगा 800 रुपीज। अगला वर्ड है कैश इन हैंड। सर असेट है कैश इन हैंड 2570 कैश इन हैंड 2570। अगला वर्ड बच्चों क्या है सर? बैंकर्स अकाउंट। देखिए जरा कंफ्यूजन हो रहा है, बी केयरफुल। बैंकर्स अकाउंट, एक सर ये क्या है सर? बैंकर्स अकाउंट क्या मतलब हुआ? बेटा बैंक आपको फैसिलिटी देता है और लायबिलिटी में दे रखा है, इसका आंसर सीआर में दे रखा है। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह है, कंफ्यूज मत होना। मतलब बैंक आपसे इतने पैसे मांगता है, आप माइनस में चल रहे हैं। कितना रुपीस बैंक आपसे मांगता है? 5,200 रुपीज। दिस इज जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट, कंफ्यूज मत होना। नाम छोटा मोटा हम चेंज करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे कई बार, बट डोंट गेट कंफ्यूज। अगला वर्ड कमीशन। सर डीआर में भी दे रखा है, सीआर में भी दे रखा है। सर डीआर में भी दे रखा है, सीआर में भी दे रखा है। अब क्या करें सर? सर डीआर वाला डीआर में लिख देंगे, सीआर वाला सीआर में लिख देंगे, टेंशन ही नहीं है। डीआर वाला मतलब दिया होगा, सीआर वाला मतलब मिला होगा, वेरी सिंपल। सर पीएनएल की डीआर में क्यों लिखा? बिल्कुल मैंने आपके इसी नोट्स इसी फाइल में एक्सप्लेन किया है। इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम हमेशा ये मानते हैं कि कमीशन किसके ऊपर होगा? ऑन सेल्स के ऊपर। जैसे कैरेज हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, फ्रेट कुछ नहीं लिखा तो डायरेक्ट मानते हैं, ऐसी कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट मानते हैं कि गुड्स सेल करना है तो कमीशन देना पड़ेगा। और जो क्रेडिट वाला है सर ये क्या मतलब? रिसीव हुआ है, रिसीव। क्रेडिट याद कीजिए, शॉर्टकट बताया था, टोटल लगा रखा है नीचे ट्रायल बैलेंस का। डीआर के टर्म्स या तो ट्रेडिंग के डीआर में या पीएनएल के डीआर में या आपकी एसेट, और क्रेडिट के टर्म्स या तो ट्रेडिंग के सीआर में या पीएनएल के सीआर में या वो आपकी लायबिलिटी। अगला वर्ड लोन ऑन मोर्टगेज। सर मोर्टगेज मतलब आपने कहीं पर कुछ गिरवी रख के लोन लिया है, जो सबसे इजीली मिल जाता है आज के टाइम में भी। लोन ऑन मोर्टगेज, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज है बच्चों, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, राइट? ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सर लोन लिया है तो सर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कहां आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? सर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा पीएनएल के डीआर में। अब बिजनेस करना है तो सर कई बार लोन लेना पड़ता है फंड अरेंज करने के लिए। अगला वर्ड बीपी। वाओ सर बीपी हमारी करंट लायबिलिटी है और बीआर हमारी करंट असेट है, वी नो वेरी वेल। बीपी कितना है बच्चों जल्दी से बताइए? सर 2280। तो बीआर कितना है बच्चों? अगला वर्ड 4540। नेक्स्ट टर्म इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है सर, ड्राइंग्स है ड्राइंग्स, राइट? कैपिटल में से माइनस कर देंगे सर, ये लीजिए लेस इनकम टैक्स, सॉरी लेस इनकम टैक्स। कितना रुपीस है बच्चों इनकम टैक्स? सर 3,000 रुपीस है। माइनस किया, इनर कॉलम में अमाउंट लिखा 79560, राइट बच्चों? बस एक दो टर्म्स बचे, हॉर्सेस एंड कार्ट्स। अब आप सोचिए, आप कई बार गुड्स को डिलीवर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वो घोड़ा गाड़ी एंड ऑल, राइट? तो सर ये हमारी फिक्स असेट है सर,
हॉर्सेज एंड कार्ट्स, देखिए नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में लिख दिया हॉर्सेज एंड कार्ट्स। कितना रुपीस लिखा बच्चों? 20,300 रुपीस। और लास्ट टर्म डिस्काउंट ऑन परचेज, सोचिए वंडरफुल वर्ड है, डिस्काउंट ऑन परचेज सीआर में लिखा है। इट मींस सर देखिए हमें बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है जरा ये बताइए। जब हम गुड्स खरीदते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है, तो हमने डिस्काउंट रिसीव ना देके क्या वर्ड दे दिया बच्चों? सर गुड्स परचेज किया और डिस्काउंट मिला। ठीक है, खत्म बच्चों, लास्ट वर्ड है ये डिस्काउंट ऑन परचेज 1600। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, योर टास्क, उसे यहां पे ट्रांसफर करना आपका टास्क, नेट प्रॉफिट निकालना आपका टास्क, और नेट प्रॉफिट को यहां पर ऐड करना भी आपका टास्क। उसके बाद अगर टोटल इक्वल आ जाए, फुल मार्क्स विल बी गिवन टू यू। ठीक है, सो बाय बाय। अब जितने भी रिमेनिंग एग्जांपल क्वेश्चन है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।